इधर ध्यान दीजिए, प्लेन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखो प्लेन के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके फॉर्मूले और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपको सब क्लियर होना चाहिए। जैसे लाइंस के आप लोगों ने करें, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लेन्स के भी करेंगे। फुट ऑफ कोऑर्डिनेट ये सब प्लेन्स में ही नहीं, लाइन में भी है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन में भी है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन में भी है। ओके, आइए प्लेन पे बात करते हैं। प्लेन आपके पास क्या है? इट इज अ सरफेस जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, प्लेन की इक्वेशन निकालने के कुछ टाइप्स हैं आपके पास। या तो आपको प्लेन का क्या गिवन हो, ओरिजिन से आपको उसका क्या पता हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको किसी प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ठीक है, और अगर आपको उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता है, तो आप उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आर वेक्टर डॉट एन कैप और स्मॉल डी कैपिटल डी। यहाँ पे स्मॉल डी क्या स्टैंड करता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। और नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं है, ये प्लेन में जो ये वेक्टर है। वेरी गुड। तो ये आपके पास नॉर्मल, ये आपका प्लेन है, तो इस पे ऑब्वियस बात है कोई नॉर्मल वेक्टर तो होगा ही, कोई नॉर्मल वेक्टर होगा, उसका यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है। तो अगर आपको किसी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता है और उस प्लेन पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता है, तो आप उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू में स्मॉल डी, ये वाली जो फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, इसी की कार्टेशियन फॉर्म भी है आपके पास, इसी की कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल टू में स्मॉल डी। बॉयज आप लोग नहीं पढ़ के आए हैं घर से, 6 क्वेश्चन करने वाली बात नहीं, मैंने कहा था प्लेन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ के आना। सिर्फ एक लड़की पढ़ के आई है, दैट इज लक्ष्यता, पढ़ के आई ना। फिर अपनी उन्हीं हरकतों पे आ रहे हो, और फिर मैं करा दूंगा, फिर समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। जो मैं काम देता हूँ कुछ सोच समझ के दे रहा हूँ, इसे ठीक से करिए। जवाब ही नहीं आ रहे तुम्हारे, जैसे मेरे लिखने के बाद तो तुम्हारे जवाब आते हैं। एक ये फॉर्म है आपके पास प्लेन की, ये कब लगाते हैं, जब आपको एक प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसका यूनिट वेक्टर पता हो। उसकी वेक्टर फॉर्म भी है और उसकी कार्टेशियन फॉर्म भी है। कभी कभी एक और फॉर्म भी है इसमें, वो फॉर्म क्या है आपके पास, वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे ये जो कैपिटल डी है ये एक कांस्टेंट का रोल प्ले करता है, स्मॉल डी का नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कि स्मॉल डी अगर निकालना है इस कैपिटल डी से तो कैसे निकालेंगे, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो कैसी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड इक्वल टू में कैपिटल डी। इस वाली फॉर्म में और इस वाली फॉर्म में फर्क क्या है मनीष, कौन सी कहेगा, नीचे वाली और ऊपर वाली में फर्क क्या है, हम भैया बात डिस्टेंस और ओरिजिन पे, वहां पे डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और यहाँ पर और ये वाले जो हैं ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर मैं आपके सामने ऐसी इक्वेशन लिख दूं 2x प्लस 3y और प्लस में या माइनस में z, माइनस में 2z और इक्वल टू में 6, तो ये कौन सी वाली इक्वेशन है, ये वाली है कि ये वाली है, कैसे पता चला,
तो ये बात पता होनी चाहिए ना, पता होनी चाहिए कि भैया अगर इनके आगे के कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके, मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर फुलफिल हो रहा है तो ये वाली इक्वेशन है, और अगर नहीं हो रहा तो फिर ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया? तो आपके पास दोनों में से कोई सी भी वो इक्वेशन दे सकता है आपको, वो उसके लिए आपको तैयार रहना। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसी में सेकंड भी पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड, एक आपके पास प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। पहला वाला तो हमने देख लिया कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता होता है तो भी हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप क्या था प्लेन के लिए? 2 पॉइंट पर प्लेन पर 2 पॉइंट बताओ या 1 पॉइंट बताओ? 2 1 पॉइंट बताओ। पॉइंट का प्लेन पर कितना हो? 1 पॉइंट। प्लेन के तो पॉइंट की बात ही नहीं हुई उसमें, उसमें पॉइंट की कहाँ बात हुई है? ओरिजिन डिस्टेंस देखो भैया, प्लेन के पॉइंट की बात नहीं थी उसमें, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन था। इसमें है प्लेन पर अगर आपको एक पॉइंट पता है और अगर आपको इसका नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर पता है तो भी आप इस प्लेन की क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं। याद है? भूल गए? याद हो ये बताना। r माइनस a वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू 0, r वेक्टर माइनस a वेक्टर, हां भैया, r वेक्टर माइनस a वेक्टर और n वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। नहीं याद? भूल गए? ठीक है ना? ये कैसे आया है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, इस पे एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे, फिर यहाँ से और यहाँ से बनेगा, ये आर वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर होगा, हम ये वाला वेक्टर बना लेंगे, ये बन जाएगा आपके पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसका डॉट कराएंगे नॉर्मल वेक्टर के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर पूरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में 0 इक्वल टू में, अच्छा यहाँ 0 वेक्टर आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। क्यों? भैया माइनस डॉट प्रोडक्ट है, परपेंडिकुलर है वेक्टर ऑफ प्लेन, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। अगर यहाँ बीच में क्रॉस होता ना तो यहाँ 0 वेक्टर लिखता फिर मैं। ये सब बातें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? तो ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमने बना दिया। ये वेक्टर ऑब्वियसली बात है नॉर्मल वेक्टर जो है इस प्लेन पर बनने वाले जितने भी वेक्टर होंगे उन सभी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली बात है उस वेक्टर का और नॉर्मल वेक्टर का अगर मैं डॉट कराऊंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए? अच्छा जी, मैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बना देता हूँ। ये तो वेक्टर फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म। इसकी कार्टेशियन फॉर्म और बता दो। a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 इक्वल टू में 0। यहाँ पर ये a b और c क्या है? आर्यन डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके? इस पॉइंट के, ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। किसके हैं ये? नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक भैया, आप हैं इस हफ्ते की कमजोर घड़ी आर्यन। आप तो डम, आप तो पूरे साल की हैं। यहाँ पर a x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। आप इस टाइम भी अगर सही हो जाए तो भी आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा अपने आप। दिस इज रिवीजन। इसमें लास्ट की 100 मीटर बच रही है रेस, जितना खींच सकते हो उतना तेज भागो, ठीक है? और इस टाइम जो स्लो डाउन हो जाएगा उसकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद है, ठीक है? ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिएगा। अगर एक प्लेन पर, हाँ जी बोलो।
किसको? खाली आर्बिट्री पॉइंट ये x1 x हाँ जी बिल्कुल, जो आपने आर्बिट्री पॉइंट यहाँ लेट किया था ना, हाँ जी उसी को कर रहे हैं, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, कोऑर्डिनेट्स। और ये x1 y1 और z1 उस पॉइंट के हैं जो गिवन है। और ये n, ये जो a b c लिखे हैं ये डायरेक्शन रेशियोज हैं उस नॉर्मल वेक्टर के जो उस प्लेन के साथ है। और कोई दिक्कत? ठीक है भैया, अगर प्लेन पर, अगर एक प्लेन है और अगर तुम्हारे 3 पॉइंट है उस पर, तो भी आप इस प्लेन का क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? डॉट b minus a vector b वेक्टर माइनस a वेक्टर, c वेक्टर माइनस a वेक्टर, वेरी गुड, क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर और इक्वल टू में 0। बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए जो आपकी किताब है उसमें मिसप्रिंट है, वहाँ पे बीच में यहाँ क्रॉस है ऐसे, जबकि क्रॉस नहीं है। क्रॉस कैसे हो जाएगा? आप लॉजिक नहीं लगा रहे हो बिल्कुल भी भाई। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और सी वेक्टर, देखो ये 3 पॉइंट थे, ये ए वेक्टर है, ये वाला कितना हो गया? बी वेक्टर, ये वाला कितना हो गया? सी वेक्टर, सही है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके ये वाला वेक्टर निकाल रहे हो, ठीक है। तुम सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके तुम ये वाला निकाल रहे हो, तुम इन दोनों का क्रॉस कर कर एक ऐसा वेक्टर बना रहे हो जो इस पूरे इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, यानी कि वो वेक्टर इस पूरे प्लेन की क्या होगा? तो मतलब कहीं ना कहीं वो इसका नॉर्मल वेक्टर दे देगा आपको, दे देगा कि नहीं दे देगा? और वो आर वेक्टर माइनस जो आपका आर्बिट्री पॉइंट रहेगा और ये ए वाला जो रहेगा उस वाले वेक्टर के साथ अगर आप उसको डॉट कराओगे तो कितने के बराबर देगा? 0 के बराबर होगा भाई, 90 बनाएगा उसके साथ वो। तो कंसेप्ट बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपने अगर करेक्शन अभी तक नहीं किया है तो करेक्शन कर लीजिए, इसमें करेक्शन होगा, ठीक है। ओके, इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी बता दीजिए, बोलिए। लेट हिम स्पीक। z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 और इक्वल टू में डिटरमिनेंट है ना यही। हाँ जी, ये डिटरमिनेंट है। आया समझ में? कर पाएंगे? वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म्स। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्लेन है जो तीनों एक्सेस को काट रहा है और अगर आपको उनकी दूरियां पता है कि वो कितनी दूरी पे काट रहा है तो आप निकाल सकते हैं उसे। मान लीजिए ये A है, यहाँ पर B है और ये, या फिर X वाली के नीचे हम A मान लेते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। तो ऐसे प्लेन की फॉर्म होगी x अपॉन में A प्लस y upon b plus z upon c is equal to 1। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट ए बी सी हमारे x के, y के और z के इंटरसेप्ट हैं। हाँ जी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है जहाँ प्लेन कट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्लेन पासिंग थ्रू, plane passing through the intersection। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन इसी पे आएगा, इंटरसेक्शन ऐसा मुझे लगता है। इंटरसेक्शन होगा और एक पॉइंट से पास कर रहा होगा वो प्लेन, ऐसा कुछ होगा। मतलब प्लेन में इस पे अगर आएगा तो इस पे आ सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे जहाँ ये पूछा गया है, ठीक है। इमेज वाला, हाँ
कर्व जा रहा हो कोई वाक्य में देख कितनों प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन भी आता है, दो नंबर है, वो तो एक नंबर में आ गए। एक एक नंबर के लिए आता है। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, एक प्लेन है जो कि पास कर रहा है दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से। तो एक प्लेन हमने जैसे मान लीजिए यहाँ बना दिया, ठीक है, एक प्लेन आपका यहाँ हो गया, एक प्लेन आपका यहाँ हो गया, ऐसे करके। तो ऑब्वियस बात है इस प्लेन से बहुत सारे प्लेन्स पास कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक प्लेन है जो पास कर रहा है, ओके, और यहाँ पर भी एक प्लेन है पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक प्लेन है पास कर रहा है। So there are a lot of planes that can pass through, ये भी एक प्लेन है। तो बहुत सारे प्लेन्स हैं जो इन दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से पास कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है मुझे इन सारे प्लेनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल फॉर्म बनानी पड़ेगी। एक क्या बनानी पड़ेगी? जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये प्लेन है तो इसकी खुद की एक इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में d1, और ये जो प्लेन है आपके पास आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल टू में d2। तो इन सारे जनरल प्लेनों की जो इक्वेशन होगी वो बताइए कैसे होगी? बहुत बढ़िया। भैया अगर ये क्रॉस होते तो आता है d1 और d2 वेक्टर किसमें होते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट तो होते तो d1 और d2 वेक्टर वो आता है। हाँ जी, हाँ, ये चीज़ें भी सोचते रहना है कि मतलब जो आप वेक्टरों को क्रॉस करवा रहे हैं कि डॉट करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें आएंगी। तो इसकी जनरल मतलब इससे ना फॉर्मूला याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ इक्वल टू में d1 प्लस लैम्डा। अच्छा, बच्चे पूछ सकते हैं कि भैया क्या हमें कैसे पता चलेगा कि इसे ही n1 मानना, क्या पता हमने इसको n1 मान लिया। देखो आप जिसको भी n1 मानो उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस ऐसा तो कर मत देना कि n1 जैसे मान लो तुमने इसको तो पीछे n1 मान लिया और उसको d2 चलने दे रही हो लैम्डा वाले, मतलब जिसके साथ लैम्डा चल रहा है ना उसी का d चलेगा, ऐसा कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास है जनरल फॉर्मूला। इसी तरीके से आपके पास इसका कार्टेशियन फॉर्मूला भी है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्मूला रिंगी को बताने दो, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1। अच्छा तुम्हें यार ये d1 माइनस d1 याद रखने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती यहाँ पे? तो बेटर है ना आप इसको उधर ही रखो और आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने में आसानी होगी। नहीं आपको तो नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोगों को होती है, ठीक है। प्लस लैम्डा a2x इक्वल टू में वेरी नाइस d1 प्लस में लैम्डा, ठीक है। अच्छा हाँ यार एक चीज नहीं बताई मैंने आपको, जो स्टार्टिंग वाला हम लोगों ने जो पढ़ा था ये आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू में डी, ये वाला, इसमें ये डी क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हाँ जी, वो कुछ नहीं, वो ये सिर्फ ये कहना चाहता था कि जैसे ये वेक्टर और ये भी तो एक वेक्टर ही होगा, इनका जब डॉट कराएंगे भैया तो इसलिए यहाँ पर आपने ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इनके ऊपर वेक्टर नहीं लिखा है ना। मान लो अगर यहाँ क्रॉस होता तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक वेक्टर मिलता तो फिर यहाँ वेक्टर लिखा होना चाहिए, वो यही कह रहा था। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है। ओके, मतलब D0 हो सकता है, D0 डिस्टेंस, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर वो प्लेन ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो डिस्टेंस बिल्कुल 0 ही होगा, ठीक है। ठीक है भाई।
ओके देखो भाई, मकसद हमारा सिर्फ एक ही है कि हमें प्रोबेबिलिटी और 3D और LP के नंबर चाहिए। ठीक है, कोप्लेनर एक कंसेप्ट और है हमारे पास, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन पे पड़े। वेरी गुड। एक ही लाइन, मतलब दो लाइनें एक ही सेम प्लेन पर आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक प्लेन है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये दोनों लाइनें चाहे बेशक कट वट ना करें लेकिन कोप्लेनर हैं। इस बात को चेक करने का एक तरीका है। ऐसा भी नहीं है कि दो लाइनें हमेशा कोप्लेनर ही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट कुछ लाइनें होती हैं कोप्लेनर, ठीक है। अब दो लाइनें कोप्लेनर हैं या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए कंडीशन है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हाँ जी दो लाइनें कोप्लेनर है, और अगर नहीं होती है तो वो दो लाइनें कोप्लेनर नहीं है। तो इट कैन बी आस्क्ड, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। आपको एक दो लाइनें दे देगा और बोलेगा चेक कर दो कोप्लेनर हैं कि नहीं। छोटा सवाल है, ठीक है, बल्कि हालांकि समझ के ही करना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है इसमें। बताओ भाई, लाइन की इक्वेशन कैसी होती है वो तो बताओ पहले। आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस वेक्टर। इतना तो आगे होगा आपको। इसको A1 और इसको B1 मान लेते हैं, ये दूसरी लाइन होगी आर वेक्टर इक्वल टू में, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कंडीशन क्या है बताइए। वेरी नाइस। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म देख लीजिए, वेक्टर वाली कंडीशन देख लीजिए कि A2 माइनस A1, इसको डॉट करा दीजिए किसके साथ, B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अच्छा कोई मुझे बता सकता है रीजन क्या है इसका? भाई मुझे बता रीजन क्या है? मनीष बताएगा, मैं बताऊं? मनीष बताएगा। मनीष बना तो कुछ भी नहीं बैठा मनीष तो ढोर बालगन की रॉस। क्यों है इसमें बताना? हाँ मैं पूछ रहा हूँ ये यही क्यों है, क्योंकि देखो कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है। कुछ तो रटनी है, उनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन ये है वो जो आप पूछ सकते हो, याद रखने का तरीका होता है वो। B1 क्रॉस B2 ये क्योंकि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर था बोलिए मैडम। ना। हाँ मैं बताऊं, ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। एक बहुत पूछा था, मैं पूछ रहा हूँ ये क्रॉस क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं एक रुक जाए उसको बता देना। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, B1 क्रॉस B2 क्यों किया? कौन किसका नॉर्मल वेक्टर? प्लेन का, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। भाई देखो B1 डायरेक्शन इधर है, B2 डायरेक्शन इधर है, ठीक है, मतलब आपके पास दो वेक्टर हो गए ना ये तो, इन दोनों क्रॉस पे परपेंडिकुलर, और इन दोनों का जब क्रॉस करूंगा तो मेरे को एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों ही वेक्टरों के क्या होगा, तो ये वही है। और ये वेक्टर इन दोनों लाइनों पर मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं, एक A2 एक A1, इन दोनों को माइनस करूंगा तो एक वेक्टर यहाँ पर भी बनेगा जो कि प्लेन पर ही होगा, और ये वाला प्लेन वाला वेक्टर इस नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या बना रहा होगा 90, तो इसलिए इन दोनों का डॉट करवा के किसके इक्वल करवा दिया जीरो। भाई। A2 और माइनस A1 करूंगा तो मेरे को एक ऐसा, मतलब A2 मान लो यहाँ पर है, A1 यहाँ पर है, इन दोनों को माइनस करके अगर मैंने बना दिया तो एक वेक्टर ही तो बनेगा, और वो वेक्टर इस नॉर्मल वेक्टर के साथ कितना बना रहा होगा 90 डिग्री तो बना रहा होगा। तो जब मैं उन दोनों का डॉट कराऊंगा तो किसके इक्वल लिखूंगा, तो ऐसे कंडीशन आप याद रखेंगे इसको, ठीक है मनीष, समझ में आया? ओके, कार्टेशियन फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म कैसी है इसकी बताइए। x2 minus x1 b से लेकर a1 a2 y2 माइनस y2 minus A1 B1 C1 a2 b2 c2 equal to 0 इक्वल टू 0 आनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये दो लाइनें कोप्लेनर नहीं है, और ऐसा ही यहाँ पर है,
अगर ये चीज भी इक्वल टू 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें कोप्लेनर नहीं है। ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन है, ये फुलफिल होगी तो लाइनें कोप्लेनर है, वरना दो लाइनें कोप्लेनर नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। हालांकि बहुत लोगों का ये कहना है ये कट चुका है। हाँ, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, ठीक है, बट हम कर लेते हैं, जब हमने इतने कर लिए तो दो में कोई ऐसी, क्योंकि इतनी बड़ी तोप है नहीं इसमें। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, देखिए दो प्लेन्स के बीच में इक्वेशन निकालना, दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना, इट्स क्वाइट इजी। तो आपके पास यहाँ पर एक हो गया ऐसा और एक ऐसा हो गया। वेरी गुड। अगर मुझे इन दो प्लेनों के बीच में एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका नॉर्मल वेक्टर बना दूंगा, ठीक है भाई। नॉर्मल वेक्टर तो पता लगा ही लोगे तुम किसी प्लेन का, ठीक है। अच्छा जी, और एक नॉर्मल वेक्टर मैं इस वाले का निकलवा लूंगा, और ये दोनों नॉर्मल वेक्टर जो आपस में एंगल बना रहे होंगे वही ये तो प्लेन बना रहे होंगे, ठीक है। अब हालांकि देखो इस प्लेन को अगर थोड़ा सा अगर और एक्सटेंड किया जाए तो दो एंगल्स निकल के आते हैं, थोड़ा सा करो तो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ऑब्वियसली बात है एक ये है और एक ये है, तो दो होंगे, एक एक्यूट होगा एक क्या होगा ऑब्ट्यूज। मॉडुलस लगाएंगे तो एक्यूट मिलेगा, 180 में से माइनस करोगे तो दूसरा भी मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला वही है। अच्छा ये वाला जो होगा ये n1 वेक्टर है, n1 वेक्टर, और ये वाला n2 वेक्टर है। तो जब मैं मतलब फॉर्मूला वही है आपके पास cos थीटा वाला, कैसा होता था आपके पास n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ठीक है। ये आपके पास cos थीटा, ये वाला बाबू इसको सॉल्व करोगे एक्यूट एंगल मिलेगा, ये बात तो मानते हो। पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगी तो पॉजिटिव मिलेगा। दूसरी वाली निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है, अगर एक एंगल अगर एक्यूट है तो खुद सोचना टोटल 180 बनना है, एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, तो मैंने एक्यूट वाला तेरे को बता दिया, लैम्डा जिससे मिलेगा इस मॉडुलस से, तो दूसरा वाला होगा उसको 180 में से क्या करवा देना, दूसरा भी निकल जाएगा। तो ये तू जो भी मानना है मान ले, ये अगर इसको एक्यूट मान रहा है तो दूसरा वाला निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देना, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर है। दो प्लेनों के बीच में एंगल निकालने के लिए हम cos थीटा का इस्तेमाल करते हैं, और एक प्लेन और एक लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए हम sin थीटा का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी की कार्टेशियन फॉर्म भी है आपके पास, क्या है a1 a2 b1 b2 और प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा cos, डन। मॉडुलस लगा लो, ठीक है। मॉडुलस से पॉजिटिव वन लिए तो बता रहा हूँ लिटरली बता रहा हूँ हर बार, फिर भी नहीं मान रहे। अच्छा जी, अब इसमें दो स्पेशल केस भी हैं, अगर दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा और इक्वल होगा, तो मतलब अगर आपको दो लाइनें अगर दो प्लेन अगर पैरेलल प्रूव करवाने हैं तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 चेक कर लीजिए डायरेक्ट। हाँ, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज का रेशो इक्वल होना चाहिए, रेशो इक्वल होना चाहिए,
n1 अपॉन या को नॉर्मल और या को नॉर्मल पैरेलल नॉर्मल के तो डायरेक्शन रेशियो लिखे हैं। अच्छा, अगर अगर दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे ये एक प्लेन है और ये प्लेन, तो इसका नॉर्मल वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के साथ जीरो बनाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन of an angle between a line and a plane. We are almost near to end all the formulas here, ठीक है। अच्छा जी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, हालांकि प्री बोर्ड्स में काफी क्वेश्चन आया है इस पर, नहीं है आप लोगों को? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एक पॉइंट दे रखा होगा और इस पॉइंट से और इस प्लेन की दूरी पूछी गई होगी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, अब ये अगर है आपके पास तो ऑब्वियसली बात है, इसकी फॉर्म होगी आपके पास r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू में d1, और अगर ये पॉइंट है तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, कोई पोजीशन वेक्टर तो होगा इसका, a वेक्टर। तो अगर आपने ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, तो मॉडुलस लगना जरूरी है, ये कंपलसरी है। अच्छा जी, फॉर्मूला होगा a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d1 अपॉन में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, जो आपका पॉइंट है, एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग इस पर, ठीक है, उससे ज्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। देखिए, जैसे ये एक पॉइंट है और ये क्या आपके पास एक प्लेन, इस प्लेन की अपनी खुद की एक इक्वेशन होगी, और ये पॉइंट है तो ऑब्वियस बात है इस पॉइंट का अपना क्या होगा एक, तो अगर इनके बीच में अगर आपने डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है आपके पास a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d1 अपॉन में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सबका ये है फॉर्मूला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल, तो भैया ये रहा आपका प्लेन और यहाँ है आपकी लाइन, तो इसके बीच में जब हम एंगल निकालेंगे तो यही एंगल होगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए, साइन थीटा इक्वल टू में साइन चलता है इसमें b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड